हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 12 से। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है उससे। Thus far we have focused in this book on the developments within the country and on domestic challenges. अब तक हमने जो भी फोकस किया इस बुक के अंदर, उसमें हमने उन डेवलपमेंट्स के बारे में जाना जो कंट्री के अंदर हुए या फिर डोमेस्टिक तौर पे जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उनके बारे में जाना। वी नाउ टर्न टू द एक्सटर्नल चैलेंजेस। अब बाहरी तौर पे हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उनके बारे में देखते हैं। Here too our leaders face the challenge with an innovative response by the way of the policy of non-alignment. यहाँ पर भी हमारे लीडर्स को फेस करना पड़ा एक चैलेंज जिसमें एक अलग ही रिस्पॉन्स मिला जो था पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट का। उसके तरीके से जो है उन्होंने जो इस चैलेंज को फेस किया। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स। पर इसका कारण क्या हुआ या इसका नतीजा क्या हुआ कि इनकी और जो पड़ोसी राज्य थे या पड़ोसी जो कंट्रीज थे उनसे उनको जो है मतभेद झेलना पड़ा। दिस लेड टू 3 wars in 1962, 1965 and 1971। इसके कारण 3 वॉर्स हुए 1962 में, 1965 में और 1971 में। These wars and the external relations in general were shaped by and had impact on the politics in the country. तो ये जो युद्ध हुए, जो भी एक्सटर्नल रिलेशंस थे हमारे, उन सब ने जो है जिस तरीके की शक्ल इख्तियार की, उसका काफी हद तक उसका असर जो है इन कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी देखने को मिलता है। So in this chapter we study the story of this relationship between the external and internal politics. अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम मेनली जानेंगे जो स्टोरी है किस चीज की, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स की, किस किस चीज पे हम फोकस करेंगे जिससे हम इसके बारे में ज्यादा बेहतर जान पाएंगे। द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। किस तरीके का इंटरनेशनल हमारा कॉन्टेक्स्ट रहा कि जिससे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस बन पाए। The operational principles that inform the country's foreign policy. कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनकी मदद से जो है कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको और ज्यादा बेहतरी मिली। द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान। क्या इतिहास रहा इंडिया के रिलेशंस का चाइना और पाकिस्तान के साथ। और एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है उसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंडिया वॉज बोर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंडिया जब आजाद हुआ, एक तरह से उसका जो नया जन्म हुआ वो काफी जो है चैलेंजेस भरा था अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में कहें तो। The world has witnessed a devastating war and was grappling with the issues of reconstruction. एक तरफ दुनिया ने अभी वैसे ही बहुत ज्यादा विनाशक वॉर देखा था, दूसरा अब जो है जूझ रही थी किन मुद्दों से कि दोबारा से इसको फिर से कैसे बनाया जाए। Yet another attempt to establish an international body was underway. एक और कोशिश करी जा रही थी कि एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी का गठन किया जाए। Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism, and most new nations were trying to become to terms with the twin challenges of welfare and democracy. दूसरी तरफ क्या था, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कॉलोनियलिज्म के उससे आजाद हुए थे, तो अब वो जो है नए नेशंस थे और वो भी जो है बनने की कोशिश कर रहे थे जिनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। एक तरफ वेलफेयर का चैलेंज था यानी कि अपने के लोगों की, कंट्री के जो लोग हैं उनकी भलाई का, और दूसरा था लोकतंत्र का। Free India foreign policy reflected all these concerns in a period immediately after independence. आजादी मिलने के फौरन बाद ही हमारी ये जो आजाद भारत था, इसकी जो विदेश नीति थी, उन सब में ये सब चिंताएं जो है झलकने लगी थी। Apart from these factors, at the global level, India has its own share of concerns. ग्लोबल लेवल पे तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, साथ में चिंताएं अपनी इंडिया की खुद की अंदरूनी भी थी। The British government left behind the legacy of many international disputes. भारत को आजाद करने के पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो छोड़ तो गई भारत को, लेकिन पीछे क्या छोड़ गई, बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दे, मतभेद जिसे कहते हैं। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर्स एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। एक तरफ पार्टीशन हो गया था तो उससे अलग दबाव पड़ रहा था, दूसरा क्या था कि जो एक पॉवर्टी खत्म करने का यानी गरीबी खत्म करने का जो जिम्मा लिया था, अब वो भी चाह रहे थे कि भाई ये जिम्मा जो हमने लिया है कि गरीबी हटनी चाहिए तो उसे भी पूरा करना जरूरी है। This was the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation state. तो ये एक पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट रहा जिसमें फिर इंडिया ने भी जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया वर्ल्ड अफेयर्स में एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के तौर पे।
As a nation born in the backdrop of World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through maintenance of peace. अब क्योंकि एक जो नेशन बॉर्न हुआ उसके पीछे का जो कारण वो वर्ल्ड वॉर था, तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि वो जो अपने फॉरेन रिलेशंस हैं वो इस एम के साथ आगे करेगी या निभाएगी कि वो जो है और जो बाकी नेशंस हैं उनकी जो सोवर्निटी है यानी उनकी जो संप्रभुता है उसकी रिस्पेक्ट करेगी और खुद की भी जो सिक्योरिटी है उसे हासिल करेगी शांति के थ्रू. दिस एम्स फाइंड एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और ये जो एक मुद्दा था, ये जो एक उनका एम गोल था, ये चीज को जो है जगह मिली किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. Just as both internal and external factors guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of nation. जिस तरीके से चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी फैक्टर्स हो, वो किसी भी इंडिविजुअल के या फैमिली के बिहेवियर को एक तरह से गाइड करते हैं, उसी तरह से चाहे इंटरनल हो यानी डोमेस्टिक घरेलू हो या फिर इंटरनेशनल तौर पे जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी प्रभाव डालता है कि नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है. The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. ये जो विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, इनमें क्या था, जो रिसोर्सेज हैं, जरूरी रिसोर्सेज हैं, उनकी कमी थी, जिसकी वजह से उनकी जो एक चिंताएं थी इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें वो अपनी वकालत नहीं कर पा रहे थे असरदार तरीके से. So they pursue more modest goals than advanced states. तो उन्होंने जो है ज्यादा सीधे से गोल्स लिए, नॉर्मल गोल्स लिए बजाय एडवांस स्टेट्स के. दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड. उन्होंने किस पे ज्यादा जोर दिया कि शांति रहे और विकास हो उनके आस पड़ोस में भी. मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ऑकेजनली इन्फ्लुएंसेस द फॉरेन पॉलिसी. इनकी जिस तरह की आर्थिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंस थी ज्यादा ताकतवर स्टेट्स पे, वो बहुत कम प्रभाव डालती थी उनकी फॉरेन पॉलिसी पे. In the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aids or credits. Second World War के बाद का जो पीरियड था उसमें बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने ये चुना कि ज्यादा अच्छा है कि हम जो फॉरेन पॉलिसी पावरफुल कंट्रीज की है उनको सपोर्ट करें, जिससे हमें एड मिलती है या जो हमें क्रेडिट्स देते हैं. This resulted in the division of countries of the world into two clear camps. नतीजा क्या हुआ कि जो दुनिया है उसमें कंट्रीज जो हैं वो एक तरह से विभाजित हो गई दो कैंप्स में. One was under the influence of the United States and its western allies, and other was under the influence of the Soviet Union. अब एक पर प्रभाव पड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो अलाइज हैं उसका, और दूसरी तरफ प्रभाव पड़ रहा था सोवियत यूनियन का. You have read about this in the book on contemporary world politics. इसके बारे में आप contemporary world politics में पढ़ चुके हैं. You have read that about the experiment called the non-aligned movement. इसमें आपने एक पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसे कहा गया था non-aligned movement. As you also read there, the end of the Cold War changed the context of the international relations entirely. आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोल्ड वॉर एक तरह से खत्म हुआ तो उससे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो जिस संदर्भ में थे वो बिल्कुल बदल गए. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into these two camps. पर जब इंडिया जो है उसको आजादी हासिल हुई थी और वो अपनी विदेश नीति बना रहा था, उस टाइम पे कोल्ड वॉर की शुरुआत ही हुई थी और जो वर्ल्ड है वो दो कैंप्स में डिवाइडेड हो चुका था. Did India belong to any of these two camps in the global politics of the 50s and the 60s? अब क्या इंडिया जो है इन किसी दोनों में से एक कैंप में गया जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में थे 50s और 60s के? Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflicts? क्या ये सफल तौर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी जो एक क्या कहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर पाए और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनसे ये बच पाए? The constitutional principles. Article 51 of the Indian Constitution lay down some directive principles of state policy on the promotion of international peace and security. हमारा जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो लिए हैं प्रमोशन पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के. द स्टेट शैल एंडेवर टू, अब स्टेट क्या क्या करेगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, जो और पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ सही और आदरपूर्वक रिलेशंस मेंटेन करने हैं.
foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organized people with one another. जो भी डीलिंग्स होंगी ऑर्गेनाइज्ड पीपल की एक साथ, उसमें इंटरनेशनल लॉ और जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी डीलिंग्स में एक तरह से रिस्पेक्ट को डेवलप करना है। दूसरा है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अब ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं इनको सुलझाना एक तरह से आपस में सुलझा लेंगे, बजाय किसी बाहरी या कोर्ट वगैरह के दखल के आपस में जो है उन चीजों को सुलझाना, इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देंगे। How well did the Indian state live up with these principles in the first 2 decades after independence? तो जो हमारे इंडियन स्टेट थे वो कैसे इन प्रिंसिपल्स पर पूरी तरह से रह पाए 2 दशक जो इंडिपेंडेंस के हुए हैं उसके बाद। How you may come back to this question after reading the chapter. अब इन सवालों के जवाब जो हैं या इन सवालों को आप तब जानेंगे जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये करते हैं अगले वीडियो में।